नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोटिवेटिंग मॉन्क में। मैं सौरभ पांडे, आपका मॉन्क, कोच, गाइड एंड फ्रेंड। दोस्तों, पिछले वीडियो इंडिया बिगेस्ट एनिमी के थ्रू जो आपने मुझे प्यार अटैचमेंट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे डाउट्स आई, बहुत सारी क्वेरीज आई। इस वीडियो में आपके वो सारे डाउट्स तो मैं क्लियर करूंगा, उसके साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी या स्टेप्स अप्लाई करना चाहिए कि इंडिया चाइना से आगे निकल सके। तो बने रहिए इस वीडियो में। और इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कंपेयर करेंगे कि व्हाट इज द कॉमन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। फिर मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स आर देयर। 6 पॉइंट्स वो कौन से होंगे जिसके थ्रू इंडिया चाइना से भी आगे निकल सकता है। फिर इंडिया के क्या नेगेटिव्स हैं और क्या पॉजिटिव्स। तो इस तरह से इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पर सबसे पहले ये वीडियो जो है पिछले वीडियो का एक्सटेंशन पार्ट है, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को, पिछले वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को देखें। देन यू विल गेट द कंप्लीट नॉलेज, इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इंपॉर्टेंट डाउट्स। बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज या डाउट्स थे, 2 क्वेश्चन थे। द फर्स्ट वन कि इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट को डायरेक्टली बैन क्यों नहीं कर देता। अगर बैन कर देगा, प्रोडक्ट मार्केट में आएगा नहीं तो लोग खरीदेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, इसके मेनली 2 कारण हैं, 2 रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया और चाइना दोनों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और इन दोनों कंट्रीज के साथ साथ बाकी और भी कंट्रीज और टोटल 164 कंट्रीज इस ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। अब WTO के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी 2 कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड होना चाहिए। फ्री ट्रेड दैट इज बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। और अगर किसी कंट्री ने बैन किया तो दूसरी कंट्री उसके प्रोडक्ट को बैन करेगा। अब अगर इंडिया ने डायरेक्टली विदाउट एनी रीजन, वैलिड रीजन, अगर चाइना के प्रोडक्ट बैन कर दिए तो चाइना इंडिया का प्रोडक्ट बैन करेगा। और फिर जो भी कंट्रीज चाइना को सपोर्ट करती हैं, उसकी मित्र देश हैं, एलाइज हैं, वो इंडिया का प्रोडक्ट बैन करेंगे। और इस तरह हो सकता है थ्रू आउट वर्ल्ड इंडिया आइसोलेशन में आ जाए। इसलिए अपन डायरेक्टली चाइना के प्रोडक्ट बैन नहीं कर सकते। सेकंड वन, इंडिया जो प्रोडक्ट चाइना से खरीदता है वो तकरीबन $83 बिलियन का है। $83 बिलियन। हाँ दोस्तों, अब अगर एकदम से अपन ने सप्लाई बंद कर दी, डिमांड तो है, सप्लाई आपने बंद कर दी, तो ये डिमांड कहां से फुलफिल होगी। अगर डिमांड बढ़ गई और सप्लाई है नहीं तो ऑफकोर्स प्राइस बढ़ जाएंगे। इसीलिए इसका सबसे आसान तरीका जो है, वैलिड रीजन हो, वो ये हो सकता है कि अपन अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, प्रमोट करें। जब हम धीरे धीरे खुद प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगे और डिमांड जो आ रही थी, जो चाइना से डिमांड आ रही थी, वो अपने आप अगर कम होती जाएगी तो चाइना प्रोडक्ट धीरे धीरे कम बेचेगा और अपनी सप्लाई बढ़ती चली जाएगी फ्रॉम आवर होम मेड मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। सेकेंडली, कई दोस्तों का, कई स्टूडेंट्स का डाउट ये था, क्वेश्चन ये था कि सर आप चाइना के पीछे क्यों पड़े हुए हो। दोस्तों, मेरी चाइना से कोई दुश्मनी नहीं है, पर अगर अपन देखें डाटा जो वर्ल्ड ट्रेड का है, इंडिया का जो वर्ल्ड ट्रेड डेफिसिट है दैट इज $184 बिलियन, 184 बिलियन। अब इसमें जो सबसे बड़ा ट्रेड डिफिसिट इंडिया का आता है वो चाइना के साथ आता है, वो तकरीबन $60 बिलियन का आता है। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो $70 बिलियन का आता है और इसमें सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज साथ में कंबाइन है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, कुवैत, कतर, नाइजीरिया। इन सबको मिलाएं तो इनका कंबाइंड आता है दैट इज नियर अबाउट $70 बिलियन। अब ऑयल ऐसी चीज है जो इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर सकता, नहीं है तो आप प्रोड्यूस कैसे करोगे। तो कहीं अगर अपन के पास गुंजाइश बचती है जहां से अपन ट्रेड डेफिसिट कम कर सकते हैं, वो चाइना। नेक्स्ट पार्ट, कॉमन थिंग्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये दोनों देश एंशिएंट सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी सभ्यता है। विश्व में अगर बात करें तो बहुत पहले से है, उनकी कल्चरल वैल्यूज बहुत पुरानी है। सेकेंडली, इनमें जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों में आज भी डॉक्टर्स और इंजीनियर सबसे ज्यादा प्रिफर्ड है। हर पेरेंट्स चाहता है उनका बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बन जाए। थर्डली, इनकी सोशल वैल्यूज और सोसाइटी ऑलमोस्ट अपने जैसे है। यहां पे भी पेरेंट्स की काफी इज्जत की जाती है और पेरेंट्स जो है अपने किड्स की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। यहां भी धर्म ऊपर है और लोग काफी रिलीजियस हैं और सुपरस्टिशियस भी हैं, अंधविश्वास पे भी यकीन करते हैं। फिर दोनों तकरीबन एक ही टाइम पे इंडिपेंडेंट भी हुए। दोनों ने काफी गुलामी सही हुई है ब्रिटिश के अंडर में और दोनों ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे इंडिपेंडेंट हुए। इंडिया 1947 में और चाइना 1949 में। और 1987 में दोनों की जीडीपी भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम थी, ऑलमोस्ट सिमिलर जीडीपी थी दोनों की। पर कहानी वहां से बदल गई। अगर अपन डाटा फैक्ट्स देखें तो 1978 में चाइना की पर कैपिटा इनकम थी $156 और वहां से 2018 में बढ़ के हो चुकी है $9,771।
दोस्तों तकरीबन 62 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ गई। उसी टाइम पे अगर अपन इंडिया की कंपेयर करें तो इंडिया की 1978 में थी $206 और वहां से अब 2018 में हो चुकी है $2016, मतलब 10 गुना से भी कम बढ़ी है। उसकी 62 टाइम्स से ज्यादा और अपनी 10 टाइम्स से भी कम बढ़ पाई है। आज दुनिया भर में आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स या गुड्स मिलेंगे उसमें 50% से ज्यादा सिर्फ चाइना बना रहा है। और अगर अपन साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, मतलब चाइना के नेबरिंग कंट्रीज जैसे जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, इन सबको अगर आप मिलाएं तो दुनिया के तकरीबन 85% इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन दैट रीजन। दोस्तों अगर आपके पास आपके घर पे 5 मोबाइल फोन हैं तो तकरीबन 4 मोबाइल फोन चाइना में मैन्युफैक्चर हुए होंगे और उनमें से 3 मोबाइल फोन चाइनीज कंपनी के होंगे। हां, दुनिया भर में जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर होते हैं उसका 80% प्रोडक्शन सिर्फ चाइना में होता है और तकरीबन 60% मार्केट कैप इन द वर्ल्ड इज बाय द चाइनीज कंपनी। इवन माइक्रोसॉफ्ट के 70% प्रोडक्ट दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। अगर अपन एयर कंडीशनर्स की बात करें तो 72% ऑफ द एयर कंडीशनर इन द वर्ल्ड प्रोड्यूस्ड इन चाइना। अगर आपके पास 2 पेयर शूज के हैं तो यकीन मानिए तकरीबन 1 पेयर शूज चाइना में बना होगा, क्योंकि दुनिया में 55% ऑफ द शूज मैन्युफैक्चर्ड बाय चाइना। दुनिया का 50% कोल बनाने वाला चाइना है। दुनिया भर में जितनी भी कारें बनती हैं उसमें 35% कंट्रीब्यूशन सिर्फ चाइना का है। सेकंड नंबर पे जापान आता है जिसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 11% है। अगर दुनिया भर में टॉयज की बात करें तो नंबर 1 पे है चाइना। 75% ऑफ द टोटल टॉयज प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इज बाय चाइना। ग्लोबल राइस में कंट्रीब्यूशन 30% है चाइना का और सोलर सेल एंड बैटरीज में 70% कंट्रीब्यूशन चाइना का है। नाउ द मेन रीजंस फॉर द चाइना ग्रोथ, चाइना की ग्रोथ के मेन रीजंस क्या है और यही अगर चीजें इंडिया इंप्लीमेंट करेगा, इंडिया चाइना को पीछे छोड़ सकता है। द फर्स्ट वन, इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों किसी भी देश की डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर और चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और काफी इंप्रूवमेंट किया इन पिछले 30-40 सालों में। इसको भी अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। कोई भी बिजनेसमैन अगर आता है कहीं पे भी तो उसको एक ही जगह पे सारी चीजें चाहिए होती हैं। बिजनेस के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है मैन पावर, मटेरियल, मशीन, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, एवरीथिंग एट वन प्लेस प्रोवाइडेड बाय चाइना। चाइना ने क्या किया, अलग अलग रीजन्स पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट, नीड के हिसाब से जो जो चीजें वहां चाहिए वो सारी चीजें उसने अवेलेबल कराई और इसीलिए आज की डेट में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। मतलब एक ही जगह पे रॉ मटेरियल मिल गया, मशीन्स, उसके एक्सपर्टाइज स्किल्ड वर्कर, उस फील्ड से एक्सपर्ट्स मिल गए, सभी एक जगह पे, इसलिए डेवलपमेंट काफी फास्ट होगी। द सेकंड वन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांजिट मूवमेंट में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आउट होगा अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़िया नहीं की। चाइना ने काफी ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट किया और इसीलिए आज दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रिजेस, हाईवे, एक्सप्रेसवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट आपको चाइना में मिलेंगे और इंडिया में भी इसकी बहुत ज्यादा नीड है। आज इंडिया में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसी सेम डिस्टेंस को चाइना में हाफ टाइम में आप कवर कर लेंगे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी कम आ जाती है। देन द थर्ड वन, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में पावर शॉर्टेज है, अपन की जो पूरी पावर की नीड है वो फुलफिल नहीं होता। पर अगर अपन चाइना की बात करें तो दुनिया का 26% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ओनली इन चाइना। चाइना इज एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक सरप्लस कंट्री और उसके यहां इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस होने का फायदा यह है कि आपको 24 आवर्स अ डे एंड 7 डेज अ वीक इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, पावर मिलेगी। इंडिया को इसमें बहुत इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। द सेकंड वन इज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों अगर अपन बात करें एजुकेशन की फील्ड में तो इंडिया का लिटरेसी रेट जो है वो है 74.4% और वहीं पे चाइना का है 96.8%। चाइना ने एजुकेशन की फील्ड में काफी इन्वेस्टमेंट किया है और उसके कारण उसके रिजल्ट्स काफी बढ़िया पॉजिटिव आ रहे हैं। आज दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में चाइना की 5 यूनिवर्सिटीज काउंट होती है और इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटीज नहीं है इवन टॉप 200 में। इस फील्ड में काफी स्कोप है इंडिया के लिए अभी इंप्रूवमेंट का। इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो मोर थ्योरेटिकल है कंपेयर टू प्रैक्टिकल, बट चाइना में जो एजुकेशन सिस्टम है वो थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल, टेक्निकल, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। द थर्ड वन, पॉपुलेशन एंड फीमेल पार्टिसिपेशन। अपन अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मेन रीजन है फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन पिछले 30-40 सालों में बहुत तेजी से ग्रो की है, बढ़ी है। 1979 में जो पॉपुलेशन 68 करोड़ के आसपास थी, आज की डेट में जस्ट डबल 136 करोड़ के आसपास हो चुकी है।
उसी जगह पे अगर अपन चाइना की बात करें तो 1979 में इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की, जिसके बहुत फायदे हुए। मेन जो दो फायदे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन कंट्रोल हुई और सेकेंडली फीमेल पार्टिसिपेशन जीडीपी में बढ़ गया, क्योंकि फीमेल बहुत कम टाइम बच्चों को देंगी तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम है दे कैन गिव फॉर द कंट्री, मींस वर्कफोर्स में। जहां इंडिया की बात करें, इंडिया की 17% पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन पार्टिसिपेट इन जीडीपी, वहीं पे चाइना का 40% फीमेल पार्टिसिपेशन है जीडीपी में। तो फोर्थ वन, इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड डिक्रीज प्रोडक्ट कॉस्ट। चाइना ने मास बल्क में प्रोडक्शन स्टार्ट किया। जैसे जैसे अपन वॉल्यूम बढ़ाएंगे, बल्क बढ़ाएंगे, कॉस्ट कम होती चली जाएगी। चाइना ने यही किया, वॉल्यूम लगातार बढ़ाता चला गया और उसके कारण कॉस्ट पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट कम होता चला गया। यही पॉलिसी अपन को भी अडॉप्ट करनी होगी। अपन को बल्क, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि चाइनीज लेबर सस्ता है। नहीं, चाइनीज लेबर सस्ता नहीं है। सस्ता है अगर आप कंपेयर करेंगे अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट से, पर अगर अपन एशियन मार्केट से बात करें तो चाइनीज लेबर आर मच कॉस्टलियर। इंडिया और अगर चाइना में कंपेयर करें तो जो जॉब इंडिया में वर्कर कर रहा है वही सेम जॉब चाइनीज वर्कर करेगा तो उसकी सैलरी 40 से 70% ज्यादा होगी। पर चाइनीज वर्कर्स आर मोर इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। मतलब यह है कि जितने टाइम में, सपोज 8 आवर की शिफ्ट है, उसमें अगर इंडियन वर्कर 50 यूनिट्स बनाता है, उसी सेम प्रोडक्ट को सेम कंडीशंस में चाइनीज वर्कर हो सकता है 200 यूनिट्स बनाए। तो दे आर मोर इफेक्टिव, मोर प्रोडक्टिव। बल्क प्रोडक्शन उनका ज्यादा है, इसलिए कॉस्ट पर यूनिट कम आती है। और यह कैसे होगा? बाय स्किल डेवलपमेंट। वर्कर्स को इफेक्टिव, प्रोडक्टिव बनाना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी प्रॉपर मॉड्यूल के थ्रू, जिससे वो ज्यादा इफेक्टिव, प्रोडक्टिव हो पाए। द फिफ्थ वन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स एंड लैब। इंडिया में बहुत जरूरत है कि मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स बनाए जाए, सेंटर्स बनाए जाए, लैब्स बनाई जाए। इनका मेन पर्पज एम ये होगा कि दुनिया भर में वर्ल्ड थ्रू आउट वर्ल्ड जो भी नया डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी हो रही है वो अपन इंडियन मार्केट में इंडियन मैन्युफैक्चरर को फॉरवर्ड करें। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए, उनको वर्कशॉप दी जाए, जिससे वो ज्यादा इफेक्टिव, प्रोडक्टिव हो पाए। बीच बीच में इन ऑर्गेनाइजेशंस का फंक्शन ये भी हो कि ये स्किल डेवलपमेंट पे सेमिनार कराएं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं। साथ में दे शुड प्रमोट न्यू एंटरप्रेन्योर्स। अपन को जरूरत है नए बिजनेसमैन की, नए एंटरप्रेन्योर्स की, और वो ये हेल्प कर सकते हैं। देन द लास्ट वन, द सिक्स्थ वन, स्टेबल गवर्नमेंट एंड ईज ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेसमैन किसी भी कंट्री में अगर जाता है तो उसको सबसे पहले चाहिए स्टेबिलिटी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ किसी भी कंट्री में जाएगा। वो ये चाहता है कि जिस भी कंट्री में जाए स्टेबल गवर्नमेंट हो, जिससे उस रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज रोज रोज चेंज ना हो। इंडिया के साथ यह खतरा है। बिजनेसमैन को इंडिया में आने में सिर्फ यही डर लगता है कि जैसे गवर्नमेंट बदलेगी, रूल्स, रेगुलेशंस बदल जाएंगे। सेकेंडली, जो ईज ऑफ बिजनेस है, मतलब प्रोसीजर, रूल्स फॉलो करनी है, वो भी यहां काफी डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है। अगर अपन ईज ऑफ बिजनेस इंडेक्स की बात करें तो चाइना 31st रैंक पे है और इंडिया 63rd रैंक पे है। मतलब यहां जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो थोड़ा सा लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, और उसके साथ साथ करप्शन भी ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, दीज आर द 6 पॉइंट ऑन विच इफ इंडियन गवर्नमेंट, अगर इन पॉइंट्स पे इंडियन गवर्नमेंट वर्क करती है तो अपन भी चाइना से आगे निकल सकते हैं। द नेक्स्ट फ्यू पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर इंडिया। द फर्स्ट वन, चाइना गेटिंग सैचुरेटेड। अगर अपन चाइना की बात करें तो चाइना में काफी डेवलपमेंट हो चुका है, पर अब धीरे धीरे सैचुरेशन आने लग गया है। वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बढ़ गई है, लेबर कॉस्ट बढ़ चुकी है, इवन वहां पे पॉल्यूशन प्रॉब्लम भी बढ़ चुकी है, और इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज की, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स दे वांट टू शिफ्ट टू अदर फेवरेबल कंडीशंस। सेकंड वन, लार्जेस्ट यंग वर्कफोर्स। आज की डेट में इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इंडिया की 67% पॉपुलेशन एज 35 से लेस है, जो कि एक वर्किंग पॉपुलेशन है, और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इंडिया के लिए कंपेयर टू द एजिंग पॉपुलेशन ऑफ चाइना। द थर्ड वन, सस्टेनेबल ग्रोथ। पिछले 5 साल में जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है ऑन एन एवरेज, दैट इज मच बेटर कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड इवन चाइना। मतलब लगातार इंडिया धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। एंड देन द फोर्थ वन, द लास्ट वन, चाइनाज नेगेटिव इमेज। आज थ्रू आउट द वर्ल्ड चाइना की इमेज अच्छी नहीं है। अभी अब जो रिसेंट एग्जांपल है वो है कोविड-19। लोगों को पता है कि चाइना फॉल्स इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करता है, और सेकेंडली आज की डेट में जो सैचुरेशन कंडीशंस आ रही हैं चाइना में, उसके कारण मैन्युफैक्चरर्स दुनिया में दूसरे फेवरेबल कंडीशंस सर्च आउट कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट इंडिया हो सकता है। देन द नेगेटिव्स फॉर इंडिया, वो चीजें जो इंडिया के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट वन, कम्युनल राइट्स। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो 1947 से आज तक चली आ रही है, दैट इज हिंदू मुस्लिम राइट्स, झगड़े। और एम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हिसाब से 2005 से 2009 तक तकरीबन हर साल 132 डेथ हुई है बिकॉज ऑफ राइट्स, और तकरीबन 2200 लोग इंजर्ड हुए हैं इन वायलेंस के कारण।
इंडिया सिर्फ हिंदुओं का है या इंडिया सिर्फ मुस्लिम्स का है, इस तरह की सोच रखने वाले लोग या तो बेवकूफ हैं या फिर अनपढ़ हैं या फिर इस देश के गद्दार। एक बात याद रखना, अगर हिंदुस्तान को डेवलपमेंट करना है, तरक्की करना है, तो उसके तरक्की का रास्ता हिंदू और मुस्लिम की गलियों से होके जाता है। ये हिंदू और मुस्लिम जब मिलकर यूनाइटेड होकर काम करेंगे तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन साधु संतों या फिर मौलवियों के बहकावे में मत आए, इनकी बातें मत सुने। कंडीशन उतनी खराब नहीं है जितनी दिखाई या प्रोजेक्ट की जाती है। द सेकंड वन, इनफॉर्मल टू फॉर्मल। इंडिया की 81% वर्कफोर्स दैट इज इन्वॉल्व्ड इन इनफॉर्मल वर्क। इनफॉर्मल वर्क वो जो जीडीपी में काउंट नहीं हो पाती। इसमें अपन हाउस होल्ड वर्कर को इन्वॉल्व करते हैं, देन रिक्शा वाले हो गए, स्ट्रीट हॉकर्स हो गए जो ठेला वगैरह लगाते हैं, ये अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते। अपन को कोशिश करनी है इनको इनफॉर्मल से फॉर्मल वे में लेके आना है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में आ पाए। एंड द थर्ड वन, पॉपुलेशन एंड एजुकेशन। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेज से ग्रो कर रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट हो सकती हैं बट दैट इज कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। एंड देन एजुकेशन का लेवल इंप्रूव कराना होगा, आपको स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और इसके लिए हो सकता है आपको आईआईटीज या फिर एनआईटीज की रिक्वायरमेंट हेल्प लेनी चाहिए। दोस्तों, चाइना से आगे निकलने का रास्ता डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें तो हम भी चाइना से आगे निकल सकते हैं। ट्राई टू share this video as far as possible. Don't forget to subscribe this channel. And about the products, lot of students were asking me about the products. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी डिटेल्स प्रोडक्ट के बारे में, कौन से प्रोडक्ट इंडियन है और चाइनीज प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट इंडियन में क्या है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो एज फार एज पॉसिबल। टेक केयर, कीप रॉकिंग। जय हिंद, जय भारत।